Hello everyone, welcome to IAS Origin. This is Anubhav Dipani, faculty at IAS Origin. 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, 1951-52 में पंडित नेहरू इलेक्ट होकर हमारे पहले प्रधानमंत्री बने और सबसे पहला फोकस हमारी गवर्नमेंट का था हमारे एग्रीकल्चर पर, क्योंकि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो एग्रीकल्चर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था। फिर गवर्नमेंट को समझ में आया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बिना तो शायद हमारा देश बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए 1956 से लेकर 61 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन पर इंप्लीमेंट किया गया और फोकस किया गया। अब इंडस्ट्री अगर आपको एस्टैब्लिश करनी है, फैक्ट्रीज खोलनी है, तो उसके लिए चाहिए होती है आपको जमीनें, और जमीनें उस वक्त इंडिया में काफी ज्यादा अवेलेबल थी, क्योंकि ना इतने ज्यादा स्कूल, एयरपोर्ट, रेलवे, ना इतने ज्यादा घर, ना इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन उस वक्त जंगल बहुत हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट लोगों को यह पूरी तरीके से आजादी दे दी कि आप इस देश के जंगलों को काटिए और वहां पर अपनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करिए। लेकिन इन्हीं सब डेवलपमेंट के कंसेप्ट और फिनोमिना में गवर्नमेंट एक चीज भूल गई कि इन जंगलों का हजारों सालों से जिस ट्राइबल कम्युनिटीज ने ख्याल रखा, अपने घर की तरह ध्यान रखा, उन ट्राइबल कम्युनिटीज का क्या होगा। वो कैपिटलिस्ट जंगलों में गए, पेड़ काटे, उन ट्राइबल्स के जो घर थे उन्हीं के सामने उजाड़ दिए गए और फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी गई। वो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी और स्केड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज जो उस जंगल में राजा की तरह रहती थी, उन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज को उन्हीं के घर और जंगल में नौकरों की तरह ट्रीट किया गया और एक्सप्लॉयटेशन किया गया। बदले में उन्हीं की फैक्ट्रीज में, उन कैपिटलिस्ट लोगों की फैक्ट्रीज में कहा गया कि यहां पर काम करो अगर इस जंगल में रहना है, और बदले में पैसे नहीं दिए गए, बासी सूखी रोटी और नमक दिया जाता था और न जाने कितना और तरीके का एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल, सोशल एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडेड था। और इन ट्राइबल्स ने ये एक्सप्लॉयटेशन, ये अत्याचार 20 सालों तक सहा। लेकिन एक कहावत है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए, और एक वक्त ऐसा आया जब इन ट्राइबल कम्युनिटीज का जो बांध था वो टूट गया और इनका सरकार के खिलाफ या सरकार के लिए जो डर था वो खत्म हो गया। कम्युनिज्म की थ्योरी से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, चाइना की थ्योरी से इन्फ्लुएंस हुए, माओ त्से तांग की थ्योरी से इन्फ्लुएंस हुए, और इन्हें कहीं ना कहीं इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया कि आपको अपने अधिकार लेने नहीं हैं, आपको अपने अधिकार छीनने पड़ेंगे। और इसी थ्योरी से इंडिया में जन्म हुआ नक्सलिज्म का, जिसे हम माओइज्म या माओवाद या नक्सलवाद के नाम से भी जानते हैं। शुरू करते हैं इस कहानी को, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो IAS Origin is coming up with the new UPSC GS बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और IAS Origin के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। 20 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश होती है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1917 के अक्टूबर रिवॉल्यूशन यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होती है और लाल सलाम की थ्योरी के पीछे चल पड़ती है, जो कहीं ना कहीं चाइनीज लीडर डिक्टेटर माओ त्से तांग की भी थ्योरी थी। अब ये माओ त्से तांग की थ्योरी इंडिया में आती है, इसीलिए इसे माओइज्म कहा गया था, लेकिन शुरुआत इसकी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के नक्सलवाड़ी से हुई थी, इसीलिए इसका नाम माओइज्म से धीरे धीरे बदलकर नक्सलिज्म या नक्सलवाद हो गया। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में एस्टैब्लिश हुई थी, 1964 में इसमें से एक पार्टी टूट के अलग हो गई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से, जिसे हम लोग CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नाम से जानते हैं। और 1967 में चारू मजूमदार की लीडरशिप में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में आता है, वहां के नक्सलबाड़ी रीजन में नक्सलिज्म की शुरुआत होती है।
अब आज के डेट में अगर आप करंट स्टेटस देखते हैं नक्सलिज्म का इंडिया में, जो कि लेटेस्ट होम मिनिस्ट्री की 2021 की रिपोर्ट पर आधारित है, तो हमें यह देखने को मिलता है कि आज भी भारत में 11 स्टेट्स के ऐसे 90 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर नक्सलिज्म आज भी जिंदा है। और एक्टिव नक्सलिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया के 7 अलग अलग स्टेट्स में 30 ऐसे शहर हैं जहां पर नक्सलिज्म आज भी एक्टिवली है। यहां पर रेड कॉरिडोर रीजन का भी सबसे पहले हमें डेफिनेशन 2001, 2, 3 और 4 में देखने को मिली थी। रेड कॉरिडोर एरिया बेसिकली उस एरिया को कहा जाता था या फिर कहा जाता है जहां पर नक्सलिज्म सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस रेड कॉरिडोर रीजन की अगर हम बात करें तो 3 लेवल पे इसको कैटेगराइज किया गया था, जिसमें सबसे पहला आता है सीवियरली अफेक्टेड रीजन, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा आते हैं। और वहीं पार्शियली अफेक्टेड रीजन में बंगाल, आंध्रा, महाराष्ट्र और बहुत कम अफेक्टेड रीजन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट वो एक ऐसी पहली गवर्नमेंट थी जिसने नक्सलिज्म को सबसे ज्यादा सीरियसली ट्रीट करना शुरू किया, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी ये कहते गए थे कि नक्सलिज्म रिमेन्स द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज टू इंडिया। ये इनका पार्लियामेंट में दिया हुआ एक भाषण है। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो गवर्नमेंट किस तरीके से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म को सॉल्व करने की कोशिश करती आई है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स में गवर्नमेंट ने यहां पर यूएपीए की तो इंप्लीमेंट किया ही है, जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑर्गेनाइज क्राइम में समझा था, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस कोबरा और सीएपीएफ जैसी सेंट्रल फोर्सेस को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया। इंटेलिजेंस मैकेनिज्म और एयर सपोर्ट को और ज्यादा मजबूत किया गया, क्योंकि ये ऑपरेशन ताकि और ज्यादा आसानी से किए जा सकें और हमारे सैनिक कम शहीद हों या शहीद ना हो तो वो बेहतर है। लेकिन गवर्नमेंट को यह बात भी समझ में आ गई कि सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर से आप नक्सलिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको नक्सलिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसकी जड़ों में जाकर आपको यह समझना पड़ेगा कि नक्सलिज्म एक्चुअली में आया क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पर डेवलपमेंट नहीं कराए थे। अगर आपने वहां पर डेवलपमेंट कराया होता, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, खाना, पोषण, न्यूट्रिशन दिया होता, तो शायद ये ट्राइबल कभी ब्रेन वॉश होकर नक्सलिज्म की तरफ नहीं जाते। और सरकार को जब ये बात समझ में आई कि नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए आपको बंदूक की नहीं शिक्षा की जरूरत है, तो डेवलपमेंट रिलेटेड मेजर जो है गवर्नमेंट ने यहां पर इंप्लीमेंट करने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि मोबाइल टावर्स का इंस्टॉलेशन किया। 18 से 35 साल की उम्र की जो महिलाएं या लड़कियां थी उनको उनकी ट्रेनिंग करनी शुरू की, उनको जॉब प्रोवाइड करनी शुरू की, जिसे हम लोग प्रोजेक्ट रोशनी के नाम से जानते हैं। यहां तक कि उनके राइट्स, उनके अधिकार भी उनको दिए गए। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जब पंचायत और नगरपालिका को पहली बार इस देश में इंप्लीमेंट किया गया, तो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट को यह बहुत अच्छे से पता था कि जिस तरह से 60s और 70s के डेकेड में सरकार ने जंगलों में घुसकर ट्राइबल्स के अधिकारों को छीना और उसकी वजह से नक्सलिज्म पैदा हुआ, सेम गलती हम लोग पंचायत और नगरपालिका के साथ नहीं कर सकते। हम हमारे द्वारा बनाए गए कानून जबरदस्ती ट्राइबल कम्युनिटी पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वरना ये नक्सलिज्म 2.0 वर्जन की भी एक शुरुआत हो सकती है। और पंचायत नगरपालिका के नियम स्पेशली इन स्केड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया के लिए चेंज करके पंचायत एक्सटेंशन स्केड्यूल एरिया एक्ट 1996 के नाम पर यहां पर इंप्लीमेंट किया गया था। और न जाने कितनी और स्कीम, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, उज्ज्वला योजना, आश्रम स्कूल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मनरेगा जैसी न जाने कितनी स्कीम्स यहां पर इंप्लीमेंट की गई। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्कीम रही है इंडियन गवर्नमेंट की, जो 2013 में इंप्लीमेंट की गई थी, वो ये थी कि गवर्नमेंट ने एक्टिव नक्सलाइट्स को यह समझाना शुरू किया कि जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो वहां पर एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मौत या डेथ ही मिलेगी और तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी इसी तरीके से बर्बाद होती रहेगी। ना आर्म्ड फोर्सेस अपने ऑपरेशन कभी रोकेगी और ना नक्सलिज्म तुम कभी अपनी गोलियां चलाना आर्मी पर रोकोगे। तो इट विल बी बेटर कि पास्ट में जो हुआ है उसे पास्ट में ही छोड़ दे। सरकार से जो गलतियां हुई हैं, सरकार उन गलतियों को एक्सेप्ट करती है। डेवलपमेंट नहीं कराया गया था आपके रीजन में, अब डेवलपमेंट कराया जाएगा। और आप लोग जो अभी भी नक्सलिज्म में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, अपने हथियार डाल दो, सरेंडर कर दो,
एक्स नक्सलाइट बन जाओ और बदले में उन्हें वो सारी की सारी सुविधाएं दी गई, जैसे कि उनके खिलाफ जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं सारे खत्म कर दिए जाएंगे, आपको एक घर दिया जाएगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, आपके रिट्रैवलिंग अलाउंसेस रखे जाएंगे, आपके बच्चों की शिक्षा जो है वो मुफ्त में आपको दी जाएगी, राज्य की सरकारी नौकरियों में आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, आपको मंथली पेंशन दी जाएगी। और ये एक्चुअली में स्कीम काम कर गई। 2013 से लेके आज 2024 तक हमें बहुत सारे नक्सलाइट जो हैं सरेंडर्ड वाली पोजीशन में दिखते हैं, और इस बात का प्रूफ खुद 2021 की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है। सरकार हर देश में कहीं ना कहीं गलतियां करती हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि क्या आपके देश की सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके उनको सुधारने की कोशिश करती है या नहीं। हमारे देश की सरकार ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, स्वीकारा और उन्हें सुधारा। यहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल फ्रंट या कुछ भी, लेकिन हमारे देश की सरकार, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस सरकार में क्यों ना बैठी हो, उसने अपनी गलतियों को स्वीकारा और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आज हमें यह देखने को मिलता है कि नक्सलिज्म 90% इंडियन रीजन से खत्म हो चुका है। जो बाकी के 10% रीजन में भी नक्सलिज्म बचा है, वो सिर्फ कंटिन्यूअसली वहां पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिसे आने वाले सालों में बहुत जल्द खत्म किया जाएगा। और बहुत खुशी की बात होगी कि जीएस पेपर 3 के सिलेबस में जब 10 साल बाद हम इंटरनल सिक्योरिटी में देखेंगे कि नक्सलिज्म अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है और नक्सलिज्म अब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है। इसी तरीके के टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आईएएस ओरिजिन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।